अब आगे देखिए बेटा, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। और पांचवा निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दो के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं और इसी में ये दोनों सिद्धांत भी हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डिफरेंस बेटा पूरा है, कंप्लीट डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्थ की। तो उसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से क्या होनी चाहिए, आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसमें क्या बोला, आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड में बोला गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। जबकि यहाँ पे बोला निर्देश की एकता में बोला हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य वाली यानी जो एक जैसे उद्देश्य वाली जो विभिन्न क्रियाएं, उनको विभिन्न क्रियाओं को एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी की जानी चाहिए। मतलब एक जैसे उद्देश्य वाली एक जो क्रियाएं होती है उनको एक ही अध्यक्ष के अधीन क्या कर दो, पूरा कर लो। और उनके लिए योजना भी ना एक ही होनी चाहिए, एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। देखो बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना। पहले में मैंने बोला जो हमारा आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड और दूसरा हमारा निर्देश की एकता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। जिसमें पहले वाले में बोला गया कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को, या जैसे मान लो मैं कर्मचारी हूं तो उसको एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से, यानी मेरे ऊपर एक ही हेड होगा। मतलब मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, समझ में आ गया, मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, दो उच्च अधिकारी नहीं हो सकते। उसने बोला एक समय पर एक ही हेड होगा, ठीक है, और उसी से उसको आदेश प्राप्त होने चाहिए। वो जो बोलेगा मैं उसे करूंगा और उसके लिए मैं क्या होगा, उत्तरदायी भी होगा। और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, याद रखना इस वाले में। जबकि इसमें बोला कि जो समान उद्देश्य वाली है, जो एक जैसे उद्देश्य वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं जो उनको अलग अलग मत करवाओ, कुछ इससे ऐसे नहीं, उनको एक ही जगह लाओ और उसने बोला एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी करवाओ कि भाई तू इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि तू इन सभी एक जैसी क्रियाओं को तुम हैंडल करोगे। तो एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी कर देनी चाहिए और उनके लिए एक ही योजना बनाओ। क्यों, एक जैसे उद्देश्य वाली क्रियाएं तो उनके लिए एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। क्लियर हो गया। उसका निर्णय लेना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्पष्ट होगी, पहले से बता दी गई होगी। तो जिसको अधिकार दिए होंगे वही क्या होंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होंगे और वही यहाँ पे निर्णय लेगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे निर्णय हमेशा कौन लेगा, सिर्फ उच्च प्रबंधकीय स्तर द्वारा निर्णय लिए जाते हैं इस वाले केस में। आगे इसमें जिसको अधिकार दोगे वही निर्णय लेगा, वही उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। कुशल की बात करें तो ये छोटे संगठनों के लिए कुशल है यानी उपयुक्त है। अगर हम बात करें तो ये छोटे संगठनों के लिए उपयुक्त है। ये बड़े और जो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टाइप के जो संगठन होते हैं उनके लिए उपयुक्त है। क्लियर। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था को रोकना है। दोहरी अधीनस्था मैंने समझा दी कि मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसका गलत मीनिंग निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक के ऊपर दो हेड कभी नहीं हो सकते, याद रखना। क्लियर हो गया। तो उसने बोला यहाँ पे कि इसका उद्देश्य जो है दोहरी अधीनस्था को क्या है, रोकना है। साथ साथ में उतार भी लीजिए बेटा। आगे इसने बोला तो जैसे मतलब कि कोई ए बंदा है, ठीक है, कोई बी बंदा है, ठीक है, इसके ऊपर सी बंदा बैठा हुआ है, हेड है। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसके ऊपर भी सी है और इसके ऊपर भी सी है, तो यानी ये चल जाएगी ये वाले केस। बट अगर इन दोनों के ऊपर एक से ज्यादा हेड बैठे हुए तो दिक्कत हो जाएगी। यानी बहुत सारे कर्मचारी है उनके ऊपर एक हेड है वो तो चल जाएगा क्योंकि भाई हेड एक होगा तो चलेगा। मगर दो अगर हेड आपने मतलब दो अगर आपने सुपीरियर दो उच्च अधिकारी बैठा दिया सर के ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी। भाई किसकी बात मानोगे फिर, बात को समझ रहे? तो ये बिल्कुल सही तरीका है। बट अगर मैं यहाँ पे DEF 3 हेड बना दो और उनके नीचे बेचारे इनको बैठा दो तो दिक्कत हो जाएगी फिर, कि एक के ऊपर बहुत सारे हेड हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर किस किस की बात मानेगा। तो इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था को रोकना है, जबकि इसका उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है। पहले प्लीज यहां तक समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। जबकि इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य उद्देश्य वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी की जानी चाहिए और उनके लिए एक ही योजना बनानी है। यहाँ पे इसने बोला निर्णय लेना, अधिकार और उत्तरदायी, यहाँ उत्तरदायित्व यहाँ पे स्पष्ट होता है। इसका मतलब जिसको आप अधिकार सौंपोगे वही निर्णय लेगा, वही उत्तरदायी होगा। जबकि यहाँ पे निर्णय जो है उच्च प्रबंधकीय स्तर के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे हमने कहा छोटे संगठनों के लिए ये कुशल है, ये बड़े और जटिल कॉम्प्लेक्स संगठनों के लिए क्या कुशल है। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था को रोकना है। मतलब एक के ऊपर दो बंदे नहीं होने चाहिए, एक के नीचे कितने सारे बंदे जाए चल जाएगा बट ऊपर सर पे नहीं बैठने चाहिए, ठीक है ना। जबकि इसका उद्देश्य जो क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लचीलापन,
परिवर्तनों को अपनाने में कम लचीलापन है, मतलब अगर कोई चेंजेस आते हैं यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें मतलब कम लचीलापन है, जबकि परिवर्तनों और लचीलेपन के लिए अधिक क्या अनुकूलनीय है ये। क्यों बोला अधिक है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई भी अगर चेंजेस होगा तो इजीली अडॉप्ट कर लेगा, ये वाला केस, बट यहाँ पे अडॉप्ट कर पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है प्रभाव की अगर हम बात करें, इससे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं और इससे पूरा संगठन प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, इससे पूरा संगठन क्या होता है? प्रभावित होता है। तो जहां तक समझ में आ गया होगा, छोटा सा डिफरेंस था, ज्यादा टाइम लिया नहीं मैंने आपका, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे भी।